हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से गुरुकुल के इस मंच पर आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने पहले वीडियो में जो पढ़ा था, इसके पहले वो गादी युग के बारे में आप लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं और आज हम आपके लिए एक नया विषय वस्तु लेकर के आए हैं और उसका नाम है प्रैक्टिस सेशन। और प्रैक्टिस सेशन में जो भी आपको आज बताया जाएगा वो स्पेशली गांधी जी से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है और गांधी जी के विषय में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, तो आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेशन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें जो चर्चा होगी वो स्पेशली गांधी जी के बारे में चर्चा होगी। अब चलिए देखिए, इस प्रैक्टिस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ चुका है और उसमें क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, देखना होगा। महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने अपना जो टॉलस्टॉय फार्म स्थापित किया था वो आप बताएंगे साउथ अफ्रीका में किया था और 1902 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये किसके नाम पर इन्होंने किया था? तो देखिए, टॉलस्टॉय जो थे, टॉलस्टॉय ये गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। तो इनसे और इनके विचारों से गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे, तो इसीलिए इनके नाम पर टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में किया था। और इसलिए किया था क्योंकि अफ्रीका में हमारे बहुत सारे भारतीय रहते थे, वहाँ पर ढेर सारी समस्याएं होती थी और उसमें बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे उनका काम भी बंद हो गया था, उनको जेल में बंद कर दिया गए थे। तो पैसे का कमी हो गया था, पैसे का अभाव हो गया था। तो उन भारतीयों की मदद के लिए, उन भारतीयों की सहायता के लिए, पैसा जुटाने के लिए या उनको जागरूक करने के लिए, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना गांधी जी ने 1910 में अफ्रीका में किया था, अपने आध्यात्मिक गुरु के नाम पर किया था। और इस आश्रम में भारत की ओर से भी पैसा दिया गया था, कांग्रेस की ओर से भी पैसा दिया गया, बिरला की ओर से भी पैसा दिया गया था, हैदराबाद के निजाम ने भी पैसा दिया था। तो कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब की है, तो 1910 में किया है, अफ्रीका में किया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे भारतीय कार्यकर्ता थे, गांधी के साथ जो जुड़े हुए थे, तो उनमें कहीं न कहीं बेरोजगारी की कमी हो गई, मतलब बेरोजगार हो गए थे, समस्याओं से जूझ रहे थे। तो हमारे भारतीयों की सहायता करने के लिए 1910 में टॉलस्टॉय की फार्म की स्थापना गांधी जी ने किया था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आप पढ़ेंगे, गांधी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो आप बताएंगे 1893 में गए थे, क्योंकि 1891 में वकालत की पढ़ाई करके लंदन से भारत में आए हुए थे और फिर उसके बाद 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका चले गए और इनकी वापसी जो होगी वो 1915 को होगी। वापसी इनकी जो होगी 1915 में होगी। और अफ्रीका इसलिए गए थे क्योंकि गुजरात के रहने वाले एक दादा अब्दुल्ला जो थे वो इनके मित्र थे। दादा अब्दुल्ला वो इनके मित्र थे, तो इन्हीं की एक कंपनी थी। उसी कंपनी की सुनवाई के सिलसिले में गांधी जी 1893 में उस मुकदमे की सुनवाई को लेकर के अफ्रीका गए। और जब अफ्रीका कुछ दिनों के लिए गए थे, लेकिन लौट करके लगभग 21 वर्षों के बाद वो भारत आए थे और उस समय उनकी उम्र 45 वर्ष थी। 45 वर्ष की उम्र में वो लौट करके आए थे। तो जैसे अगर पूछा जाए, जो कि पूछा गया भी है, गांधी वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका कब गए? तो 93 में गए थे। और इसलिए गए थे क्योंकि इनके जो मित्र थे दादा अब्दुल्ला, इन्हीं की एक कंपनी थी, उसी विवाद के सिलसिले में गए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन लगभग 20-21 वर्षों के बाद लौट करके आए थे 1915 में। उस समय गांधी जी की उम्र
45 वर्ष हो चुकी थी। तो दूसरे का जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा 1893। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और वो आपको दिखाई दे रहा होगा, और पढ़िए इसको, पढ़ना शुरू करिए हमारे साथ। गांधी जी ने पहली बार किस उच्च न्यायालय में अपनी वकालत शुरू की थी? अर्थात गांधी जी वकालत की पढ़ाई करके 1891 में लंदन से आए हुए थे, और फिर उन्होंने सबसे पहले अपनी जो वकालत शुरू की थी वो आप बताएंगे, गुजरात के रहने वाले थे। तो गुजरात उस समय बम्बई स्टेट में आता था, तो उस समय बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत करने गए हुए थे। और उच्च न्यायालय में जब इन्होंने अपनी वकालत शुरू की बम्बई में, तो वकालत इनकी सही से चली नहीं, तो फिर वहाँ से ये अपने गुजरात चले आए। तो कुछ शिकायत पत्र याचिकाएं इनको लिखने की जानकारी थी, तो पर डे ये 300 रुपये कमा लेते थे। लेकिन बम्बई उच्च न्यायालय में जब इन्होंने अपनी वकालत शुरू की थी, तो वो वकालत सही तरीके से चल नहीं पाई थी। शुरुआत जो इन्होंने किया था वो सही नहीं हो पाया, तो ये चले आए थे अपने गुजरात में। तो वहाँ पर शिकायत पत्रों के माध्यम से अपनी जान पहचान बना चुके थे, कुछ पैसे कमा भी लेते थे। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, जैसा कि पूछा गया भी है कि गांधी जी ने अपनी वकालत किस न्यायालय में शुरू की थी, तो बेशक आप लोग बता सकते हैं बम्बई उच्च न्यायालय। हालांकि बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत शुरुआत में चली नहीं, इनको संघर्ष भी करना पड़ा, और फिर वहाँ से लौट करके अपने गृह नगर आ गए थे, और धीरे धीरे फिर इनकी पहचान बनी, और सही मायने में पहचान इनकी जो बनी है वो अफ्रीका से लौटने के बाद बनी है। तो खैर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप बताएंगे बम्बई उच्च न्यायालय होगा, तीसरे का सेकेंड। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। और देखिए इसमें ये कह रहा है कि गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था? अर्थात गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो गांधी जी जो अपना आंदोलन शुरू किए थे अपने जीवन काल में, वो भारत में तो किया नहीं था। इनके आंदोलन की शुरुआत अफ्रीका में हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि जब ये 93 में गए तो हमारे भारतीय मूल के बहुत सारे किसान भी रहते थे, मजदूर भी रहते थे, व्यापारी भी रहते थे। तो वहाँ पर भारतीयों की संख्या लाखों में थी, लेकिन उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दशा बेहतर नहीं थी, शोचनीय थी। और उन्हीं भारतीयों के जीवन को सुधारने के लिए काफ़ी समय इन्होंने वहाँ पर लगा दिया था। तो उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था, सत्याग्रह वहीं से शुरू किया था, आश्रम वहीं पर इन्होंने स्थापित किया था, समाचार पत्र वहीं पर स्थापित किया था। तो ऐसा कहा गया है कि इनको पहली बार जो कारावास हुआ था वो आप बताएंगे 1908 में हुआ था, जोहानिसबर्ग में हुआ था, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। क्योंकि वहाँ पर मजदूरों को लेकर के या भारतीयों के लेकर के ब्रिटिश सरकार की सोच या रणनीति उनकी अच्छी नहीं थी, और हम लोगों को मतदान देने का अधिकार नहीं था। जैसे ट्रांसवाल में अफ्रीका में पड़ता है, ये ट्रांसवाल होगा, ये ट्रांसवाल होगा, और ये अफ्रीका में एक सिटी है, और वहाँ पर भारतीयों की आबादी, भारतीयों की संख्या अधिक थी, और यहाँ पर भारतीयों से भेदभाव होता था। इन लोगों ने बिल पारित कर दिया और कह दिया कि भारतीयों को मतदान देने का अधिकार नहीं होगा। तो काले गोरों का भेद होता था। तो गांधी जी ने इसको लेकर के सबने हो गया आंदोलन किया। जब उन्होंने आंदोलन किया, लोगों को जागरूक किया, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, अपनी शिकायत पत्रों के माध्यम से, सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से जब ये विरोध करते थे, भारतीयों को यूनाइट करते थे, तो इसका असर ब्रिटिश सरकार पर पड़ता था। तो समझ गई ब्रिटिश सरकार कि गांधी जी उनके लिए सिरदर्द बन रहे हैं। तो उनकी स्थितियों का फ़ायदा उठा करके 1908 में जोहानिसबर्ग में गांधी जी को पहली बार सज़ा सुना दी गई। तो गांधी जी पहली बार जोहानिसबर्ग में अर्थात अफ्रीका में
1908 में जेल भेजे गए थे। तो चौथे का जो आंसर होगा, चौथे का आंसर सेकेंड हो जाएगा। चौथे का जो आंसर होगा वो सेकेंड होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया या अपदस्थ किया गया। तो जैसा कि हमने बताया कि गांधी जी 1893 में अपने मित्र अब्दुल्ला की कंपनी के सिलसिले में अफ्रीका गए, और अफ्रीका में मामले की सुनवाई करने के लिए वो डरबन से प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए थे, और जोहान्सबर्ग के बाद पास ही उनको ट्रेन से उतार दिया गया था। ट्रेन से आप कह सकते कठोर भाषा में फेंक दिया गया था। और समस्या क्या थी? समस्या ढेर सारी थी, क्योंकि गांधी जी ने जो ट्रेन का टिकट लिया था वो प्रथम श्रेणी का था। टिकट जो था वो प्रथम श्रेणी का था, फर्स्ट क्लास का था, लेकिन टिकट भी इनको बहुत ही मुश्किल से मिला था। गांधी जी पढ़े लिखे थे और इनका रहन सहन भी अलग था, और वो अंग्रेजी कल्चर को जानते भी थे। तो एक पढ़े लिखे नवयुवक को, जो कि बैरिस्टर हैं, और गांधी जी फर्स्ट इंडियन थे जो अफ्रीका में बैरिस्टर के रूप में गए थे, बाहर से पढ़ करके आए थे, सभ्य थे, उसके बावजूद भी इनको फर्स्ट क्लास का टिकट अफ्रीकी सरकार की ओर से नहीं मिल पाया, या वहाँ के लोगों ने इनको नहीं दिया। लेकिन काफ़ी कोशिश जब किया, बातचीत हुई, कानून का हवाला दिया, तो फाइनली इनको टिकट मिल गया था। लेकिन टिकट तो मिल गया, जब वो ट्रेन पर चढ़े तो उनको ट्रेन से फेंक दिया गया। और फेंक इसलिए दिया गया क्योंकि ये एशियन थे, इंडियन थे, काले गोरे का भेद हो रहा था। तो इंडियन होने की वजह से इनको ट्रेन में जो फेंका गया था, उस ट्रेन जब पहुंची थी रेलवे स्टेशन पर, उसका नाम था पीटर मोरिसबर्ग। तो पीटर मोरिसबर्ग में इनको ट्रेन से उतारा गया था या फेंका गया था। तो ये जब वहाँ पर उतार दिए गए तो रात भर रहे, फिर होटल में रूम लेना चाहते थे, वहाँ पर भी इनके साथ भेदभाव हुआ। तो गांधी जी ये समझ गए कि हम भारतीय होने की वजह से जगह जगह पर अपमानित हो रहे हैं, जगह जगह पर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि ना तो फर्स्ट क्लास में यात्रा कर पा रहे हैं, ना ही अच्छे होटल में रहने की सुविधा मिल पा रही है, ना ही हम लोगों को राजनीतिक अधिकार अर्थात मतदान देने का अधिकार मिल पा रहा है। जहां पर भारतीय लोग रह रहे हैं वो दूर से ही स्थान पता चल रहा है, घनी आबादी है, बिजली पानी की व्यवस्था भी सही से नहीं है, समस्या ज़्यादा है, और हम इनके लिए काम कर रहे हैं, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, उसके बाद भी इंसानियत जैसे मर चुकी है। तो भारतीय होने का दंश हम लोगों को हर दिन हर समय भुगतना पड़ रहा है। तो गांधी जी को भी इसका सामना करना पड़ा था, और गांधी जी की सिर्फ गलती इतनी थी, उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया था। और जब उस डिब्बे में ये बैठे तो अंग्रेज लोग जब बैठे थे, गोरे लोग बैठे थे, वो चौंक गए, और इनको देख करके किसी अंग्रेज ने पायदान पर बिठा दिया, फिर पायदान पर से इनको धक्का दे दिया गया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया या अपदस्थ किया गया, तो बेशक आप लोग बताएंगे पीटर मोरिसबर्ग। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, और इसको आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? वैसे तो गांधी जी का पत्र यंग इंडिया भी था, इंडियन ओपिनियन भी था, हरिजन भी था। हालांकि ये फिनिक्स फार्म जो है ये आश्रम है, ये गांधी द्वारा चलाया गया, स्थापित किया गया पहला आश्रम है। ऊपर के तीनों पत्र हैं। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सा समाचार प्रकाशित किया था जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन इन्होंने इंग्लिश में
प्रकाशित किया था और हर वीक में ये समाचार पत्र निकलता था। तो हमारे जो भारतीय होते थे उनके साथ जो गलत व्यवहार होता था, हमारे भारतीयों की जो दुर्दशा होती थी, उसको गांधी जी इंडियन ओपिनियन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते थे, लोगों को बताने का प्रयास करते थे। तो अगर पूछा जाए कि गांधी जी द्वारा प्रकाशित पहला साप्ताहिक पत्र कौन था, तो बेशक आप बताएंगे साउथ अफ्रीका में था, प्रकाशित था, इंडियन ओपिनियन उसका नाम था, लैंग्वेज इंग्लिश थी, सप्ताह में एक बार ये प्रकाशित होता था। तो सेकंड हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, 6 का सेकंड होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी ने अपने जीवन काल में 2 लोगों को गुरु बनाया है। तो जैसे राजनीतिक गुरु अगर पूछा जाए तो राजनीतिक रूप से गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो राजनीतिक रूप से तो गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित थे, गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित थे, गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित थे। ये राजनीतिक गुरु बन गए थे कालांतर में। और इसमें राजनीतिक गुरु नहीं पूछ रहा है बल्कि आध्यात्मिक गुरु पूछ रहा है। तो आध्यात्मिक गुरु अगर पूछा जाए कौन थे, जैसा कि पूछा भी गया है, तो बता दीजिएगा कि आध्यात्मिक गुरु लियो टॉलस्टॉय थे, जिसका जो हो जाएगा 7वें का फर्स्ट होगा। तो राजनीतिक गुरु अगर पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और आध्यात्मिक गुरु जो कि पूछा गया है तो आप बताएंगे लियो टॉलस्टॉय हैं। और इसी के नाम पर गांधी जी ने 1910 में, आपने पीछे पढ़ा भी है, 1910 कह लीजिए, तो 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना भी किया था। ये इनके आध्यात्मिक थे और गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। तो 7वें का फर्स्ट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा को अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हिंदी में आप उसको बोलेंगे सत्य के लिए मेरा प्रयोग, सत्य के लिए मेरा प्रयोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये गांधी जी ने खुद लिखा था, लेकिन जो इन्होंने लिखा था सत्य के लिए मेरा प्रयोग, वो मूल रूप से आप बताएंगे वो गुजराती भाषा में लिखा था। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने मूल रूप से अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा है? तो गुजराती भाषा में लिखा है, लेकिन उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट पूछ रहा है, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इंग्लिश में ट्रांसलेट जो किया गया है, इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया गया है, आप बताएंगे उनका नाम है महादेव देसाई। अब ये महादेव देसाई कौन थे? तो गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई। तो इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट महादेव देसाई ने किया था। अब ये महादेव देसाई अगर पूछा जाए कौन थे, तो इनके निजी सचिव थे। गांधी जी के जीवन काल में 2 इनके निजी सचिव थे, और जब महादेव देसाई 1942 में इनकी डेथ हो गई, तो देसाई के मरने के बाद फिर 42 के बाद इनके निजी सचिव जो बने थे, 42 के बाद वो प्यारे लाल थे। तो इनके 2 निजी सचिव थे, पहले महादेव देसाई थे, और देसाई जब 42 में उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद फिर कौन आया था? तो आप बता दीजिएगा, प्यारे लाल थे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है,
इंग्लिश भाषा में, तो महादेव देसाई ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि मूल रूप से गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था, तो मूल रूप से गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखा था, गुजराती भाषा में लिखा गया था, लेकिन देसाई जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। तो 8वें का सेकेंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आ चुका है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में चल रहे तिनकटिया पद्धति का तात्पर्य क्या था। तो इसमें पहले तो ये पढ़ना कि तिनकटिया पद्धति का मतलब क्या होता है। तो तिनकटिया पद्धति का मतलब बिहार में उसको 3/20 हिस्सा कहते हैं। 3/20 हिस्सा आप कह सकते हैं तिनकटिया पद्धति का। और तिनकटिया पद्धति जो है ये पूर्वी भारत में चल रहा था, बिहार में। और इसमें ये निर्धारित किया गया था कि आपके पास चाहे जितनी भी ज़मीनें हो, तो कुल ज़मीनों के 3/20 भाग पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती इसलिए लोग करते थे क्योंकि अंग्रेजों के साथ समझौता हो जाता था और अंग्रेज नील की खेती करने के लिए बाध्य कर देते थे, क्योंकि वो नकदी फसल थी और नील का प्रयोग कपड़े को रंगने में किया जाता था। लेकिन अब उस समय जर्मनी में रासायनिक डाई आ चुकी थी, तो रासायनिक डाई के आ जाने से नील का उत्पादन पर प्रभाव पड़ा और इसकी बिक्री पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो रासायनिक डाई है वो आर्टिफिशियल है, केमिकल है, तो उसको लोगों ने सस्ता पा करके खरीदना शुरू कर दिया। नील नेचुरल था तो इसकी बिक्री कम हो गई। तो अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती दबाव डाल करके जो समझौता किया था, पैसा वसूलना शुरू कर दिया। तो नील की खेती को लेकर के गांधी जी ने भारत में 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। तो फिलहाल इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है तिनकटिया पद्धति का तात्पर्य क्या, तो चाय की खेती से जुड़ा हुआ मामला नहीं, ना तो कपास से। तो आप बताएंगे कि कुल ज़मीन के 3/20 भाग पर किसकी खेती करना अनिवार्य होता था, तो आप बताएंगे नील की खेती करना अनिवार्य था। और नील खेती इसलिए करना अनिवार्य था क्योंकि नील जो है वो नकदी फसल हुआ करती थी। तो नकदी फसल होने की वजह से इसे मतलब इसकी खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन आ चुका है और इसमें पूछ रहा है चंपारण के प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल तथा गांधी जी की पहली बार मुलाकात कहाँ पर हुई थी। तो चंपारण पड़ता कहाँ है, तो पूर्वी बिहार में है। और चंपारण का जो आंदोलन हुआ था गांधी जी ने 1917 में किया था और गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में ये प्रथम आंदोलन था। इससे पहले गांधी जी ने कभी भी भारत में आंदोलन नहीं किया था। लेकिन ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है, बल्कि ये किस प्रकार का आंदोलन है, किसान आंदोलन है। लेकिन गांधी जी चंपारण अपने आप नहीं गए थे। गांधी जी को चंपारण ले जाने के लिए किसने तैयार किया था, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। तो चंपारण के एक लोकल जमींदार थे जो कि वो भी नील की खेती से प्रभावित थे और लोकल लीडर थे। तो जब अंग्रेज़ों ने नील की खेती करने वाले नीलहों पर दबाव डालना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया, तो उसी समय 1915 में गांधी जी अफ्रीका से आ चुके थे। और गांधी जी अफ्रीका में किसानों की, मजदूरों की, भारतीयों गरीबों की लड़ाई लड़ के आए थे और वो भी लड़ाई उनकी अंग्रेज़ों से ही थी वहाँ पर भी, और उनको सफलता भी मिला था। तो राजकुमार शुक्ल को लगा कि गांधी जी अगर यहाँ पर
सत्याग्रह करें, किसानों के बीच में आए और अंग्रेजों पर दबाव बनाए तो संभवतः वो सफल हो सकते हैं। और गांधी जी जब भारत में आए थे तो उनको किसान, मजदूर, अमीर, गरीब लगभग सभी लोग उनको जानते भी थे। तो चंपारण से गांधी से मुलाकात करने के लिए वो लखनऊ पहुंचे थे और उस समय लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। तो लखनऊ में राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से मुलाकात हुई। तो गांधी जी ने आश्वासन दिया, लेकिन फिर गांधी जी लखनऊ से कानपुर आ गए, तो पीछे पीछे राजकुमार शुक्ल भी कानपुर आए। तो फिर उसी सिलसिले में साबरमती आश्रम में भी राजकुमार शुक्ल के चले गए। तो आखिर में गांधी जी ने कह दिया कि जब हम बंगाल जाएंगे और जब बंगाल से लौटेंगे तो चंपारण में नील की खेती करने वाले लोगों से हम मुलाकात करेंगे। तो कहने का मतलब है गांधी जी को चंपारण के लिए आने के लिए किसने तैयार किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। उस सिलसिले में राजकुमार शुक्ल और गांधी जी की मुलाकात 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, क्योंकि 15 में आए थे और 15 के बाद 16 में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसी में इन्होंने भाग लिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1916 लखनऊ अधिवेशन। तो 10वें का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, डी। तो चंपारण ले जाने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात लखनऊ में किया था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ना हमारे साथ शुरू कर दीजिए। और इसमें अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, पूछा जाता है भारत में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह। तो ये देखिए भारत में पूछ रहा है, गांधी जी के नेतृत्व में किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह। तो भारत में जिन्होंने प्रथम किसान सत्याग्रह किया था वो अभी हमने बताया ही था। गांधी जी ने अपना जो प्रथम सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था। और चंपारण में जो ये घटना घटी थी ये कब की बात है? तो आप बताएंगे 1917 में है। और जब इन्होंने सत्याग्रह किया तो नील कमेटी बिठाई गई, उसके सदस्य गांधी जी बनाए गए। तो जो टैक्स इन्होंने उसूला था उसका 25% ब्रिटिश सरकार ने किसानों को वापस कर दिया था। तो चंपारण सत्याग्रह पहला किसान सत्याग्रह है। तो नीलहों की स्थिति को सुधारने के लिए, नीलहों की बात को दावेदारी से रखने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। और चंपारण सत्याग्रह के दबाव की वजह से ब्रिटिश सरकार ने कमेटी बनाई थी, उसमें गांधी जी खुद सदस्य के रूप में गए थे। और जब दबाव पड़ा तो ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था कि हाँ हमने पैसा अधिक वसूल किया है, और अधिक वसूले गए पैसे का 25% उन्होंने वापस कर दिया था। तो गांधी जी का जो पहला किसान सत्याग्रह था ये सफल हुआ था। और इनकी सफलता को देखते हुए जो गुरुदेव हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय पहली बार इनको महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। तो पहला किसान सत्याग्रह भारत में चंपारण है 1917, जो कि अभी कुछ वर्षों पहले इसने अपने आंदोलन के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो गांधी जी की शुरुआत चंपारण से होती है। नीलहों के लिए इन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था, और मैंने बताया ही है पहले कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर यहाँ गए थे। तो 11 का सेकंड हो जाएगा, 11 का सेकंड। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन आ चुका है, और 12वें क्वेश्चन में आपको विचार करना है। देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ नहीं है? अर्थात इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो चंपारण सत्याग्रह में नहीं था? तो मैंने बताया था कि चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी ने शुरू किया था तो उसमें आपने वीडियो में पढ़ा होगा कि उनकी मुलाकात जैसे राजकुमार शुक्ल से पहले हो चुकी थी। राजकुमार शुक्ल से हुई, वो तो रहेंगे क्योंकि वो तो बुला के ले गए थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति
राजेंद्र प्रसाद भी इनसे मुलाकात हुई और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी इस आंदोलन में थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी इस आंदोलन में थे। जेबी कृपलानी भी थे। जेबी कृपलानी भी थे और ब्रजकिशोर भी थे। ब्रजकिशोर भी नील आंदोलन से जुड़े हुए थे। ब्रजकिशोर तो राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर, ये तो सारे के सारे थे। लेकिन पंडित गोविंद बल्लभ पंत का यहाँ पर कोई अता पता नहीं है। तो 1917 में जो किसान आंदोलन हुआ था, नील आंदोलन हुआ था, उसमें ब्रजकिशोर भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत नहीं थे। और पूछ क्या रहा, कौन नहीं था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 12 का डी होगा। तो ये गोविंद बल्लभ पंत इसमें नहीं थे, तो ये 12 का डी आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, आप हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। और क्वेश्चन क्या है, भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो उनके पहला जो था वो चंपारण था, फिर उसके बाद 2 आंदोलन आए थे। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन था और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह था। थोड़ा सा महीनों में अंतर है, जैसे कुछ हफ्ते का ही इसमें अंतर है। तो ये चंपारण सत्याग्रह और चंपारण के बाद फिर फरवरी की बात है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है। मिल मजदूर आंदोलन है और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह है। खेड़ा सत्याग्रह तो ये दोनों 18 लेकिन कुछ दिनों का अंतर है। तो पहले चंपारण है, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, फिर खेड़ा आंदोलन है। तो आप बता सकते हैं गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह जो था वो अहमदाबाद मिल की हड़ताल है और ये 13 का सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको हमने बताया था कि प्लेग बोनस ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाता था। प्लेग बोनस ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारतीय मजदूरों को बोनस देने से मना कर दिया। और वैसे भी युद्ध के बाद हमारे मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। तो जब प्लेग बोनस हमारे मजदूरों को मिलना बंद हो गया तो मजदूर हमारे जोड़ थे वो हड़ताल पर चले गए। और जब हड़ताल पर चले गए तो गांधी जी ने भी हमारे मजदूरों का समर्थन कर दिया था और गांधी जी ने कहा कि कम से कम 35% बोनस आप इनको दीजिए, और जबकि वो लोग 20% देने के लिए तैयार थे। तो गांधी जी ने भी भूख हड़ताल कर दिया था। तो गांधी जी ने अपना जो दूसरा सत्याग्रह किया था वो आप बताएंगे अहमदाबाद मिल की हड़ताल है, 1918 की है। प्लेग बोनस को लेकर के गांधी जी ने ये आंदोलन किया था। तो 13 का सेकेंड हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और ये सारा आंदोलन शुरुआत में ही गांधी जी के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सिविल में भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आया है और बहुत बढ़िया है। आप लोग इस पर जब वीडियो मेरी पढ़े होंगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलनों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन, अब देखिए गांधी जी का जो अपना पहला आंदोलन है वो आप क्या बताएंगे? गांधी जी का प्रथम आंदोलन चंपारण है, चंपारण 1917 है। दूसरा जो है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 है। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन
1920 है व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1933 है 1933। अब इसी के हिसाब से आपको चर्चा करना होगा। खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ है शुरुआत, खिलाफत आंदोलन 1919। तो चंपारण, खेड़ा, असहयोग, व्यक्तिगत और खिलाफत, इसी क्रम में आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए खेड़ा 17 में हो गया 1917, खिलाफत 1919, असहयोग 1920 होगा 1920 और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1933। तो ये तो क्रम मिल रहा है। इसमें देखते हैं असहयोग 1920 हो जाएगा, चंपारण 17, ये तो नहीं मिल रहा है, ये तो गलत है। खिलाफत 19 है, खेड़ा 17 है, खेड़ा 18, चंपारण 17, ये भी नहीं मिल रहा है। चंपारण 17, खिलाफत ये भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसका सही क्रम जो है पहले खेड़ा हो जाएगा, खेड़ा 18 होगा, इसमें 18 हो जाएगा, खिलाफत 19 हो जाएगा, असहयोग 20 हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह 33, अर्थात 14 का जो ए है ये आंसर सही हो जाएगा। तो 14 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये 14 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? अच्छा क्वेश्चन ये भी है। खेड़ा सत्याग्रह के समय गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो हमने आपको पहले बता दिया कि गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह में जो प्रमुख सहयोगी है वो वीडियो में हमने आपको बताया था। और खेड़ा में सबसे पहले मुलाकात जो हुई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की हुई थी। वल्लभ भाई पटेल, और ये खेड़ा गुजरात का मामला है। और वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के सहयोगी जो थे इंदुलाल याग्निक थे। इंदुलाल याग्निक थे। तो इन दोनों लोगों ने जब खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किया था तो सहयोग किया था इन दोनों लोगों ने। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ये दोनों लोग पहली बार एक साथ आंदोलन कब किए थे? तो खेड़ा में किए थे। तो गांधी की मुलाकात और वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात पहली बार 1918 में हुई थी, खेड़ा में हुई थी। और वास्तविक सत्याग्रह गांधी जी ने पहली बार इसी समय चलाया था, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था। तो अकाल जब पड़ा हुआ था तो किसानों के फसल बर्बाद हो चुके थे। तो गांधी ने कहा कि किसानों को लगान देने की ज़रूरत नहीं है, और जो बड़े किसान हैं, जमींदार हैं, अगर वो लगान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन जब तक गरीबों के लगान को माफ़ नहीं किया जाएगा तब तक बड़े किसान या बड़े जमींदार लगान को ना दें। और हुआ भी वही। तो ये ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई और उसने लगान को माफ़ कर दिया था। तो खेड़ा सत्याग्रह जो था वो गांधी जी का वास्तविक सत्याग्रह था, और उसमें वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक ने उनका सहयोग किया था। तो पूछा जाए कि पहली बार मुलाकात जो हुई थी वो गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की किस आंदोलन में हुई थी? तो खेड़ा में। इसका 4th हो जाएगा, 15 का डी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और इसमें क्या पूछ रहा है पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल की थी? तो भूख हड़ताल की बात हो रही है। भूख हड़ताल गांधी जी ने सबसे पहले किस आंदोलन में की थी? खेड़ा में की कि चंपारण में की, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में की कि असहयोग में की? तो खेड़ा में वास्तविक सत्याग्रह किया था, चंपारण में सत्याग्रह किया था, क्योंकि ये मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला था प्लेग बोनस को लेकर के। तो प्लेग बोनस को लेकर के मजदूरों ने आंदोलन किया था। अभी हमने आपको बताया ही था कि पहले प्लेग से बचने के लिए
उसकी सहायता के लिए हमारे मज़दूरों को, गरीबों को प्लेग बोनस दिया जाता था, लेकिन कालांतर में प्लेग बोनस देना बंद कर दिया, तो मज़दूर हड़ताल पर चले गए। तो मिल मालिकों ने कहा कि आप 20% ले लो, और धमकी दी कि अगर 20% पर नहीं मानोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और जब निकालने की बात की गई तो मज़दूरों ने हड़ताल कर दिया एक बार फिर से। तो गांधी जी 15 मार्च 1918 को आंदोलन में शामिल हो गए, और 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी। तो गांधी जी ने पहली बार जो भूख हड़ताल किया था वो आप बताएंगे 15 मार्च 1918 को, और किस आंदोलन में किया गया था उनके द्वारा? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था 1918 में। उन्हीं की वजह से 35% बोनस ब्रिटिश सरकार ट्रिब्यूनल से समझौता करके, मिल मालिकों से समझौता करके और देने के लिए तैयार हो गई थी। तो 16 का थर्ड हो जाएगा। पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल जो किया था 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है कि अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने किस बोनस को लेकर हड़ताल किया था। तो अभी तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा ही होगा कि अंग्रेज लोग किस बीमारी से बचाव करने के लिए या लड़ने के लिए बोनस देते थे। तो प्लेग बीमारी से बचाव करने के लिए प्लेग बोनस देते थे, और बाद में प्रथम विश्व युद्ध के होने की वजह से उन्होंने ये बोनस देने से मना कर दिया। तो इसके बारे में आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये मलेरिया बोनस नहीं होगा, प्लेग बोनस होगा। अकाल बोनस भी नहीं था, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेग बोनस को लेकर के ब्रिटिश सरकार में और हमारे मजदूरों में तनातनी हुई थी। भूख हड़ताल भी अभी आपने पढ़ाई गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो इसका जो हो जाएगा 17 का सेकेंड होगा, 17 का सेकेंड होगा। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस महिला ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था? तो पुतलीबाई, कस्तूरबा गांधी, अनुसुईयाबेन, सरोजिनी नायडू। तो जब मिल मालिकों में और मजदूरों में विवाद हो गया, मजदूर हड़ताल पर चला गया, तो उसमें मोस्टली मिल मालिकों में जितने भी थे अधिकतर गांधी जी के मित्र थे। और गांधी जी के एक ऐसे मित्र थे, उनका नाम था अम्बालाल साराभाई। और अम्बालाल साराभाई गांधी जी के क्लोज फ्रेंड थे। और गांधी जी जब सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर रहे थे, साबरमती आश्रम की जब स्थापना कर रहे थे गांधी जी के द्वारा, जब आश्रम बनाया जा रहा था, तो उसमें अम्बालाल साराभाई ने ढेर सारा पैसा भी दिया था। लेकिन अब जब मिल मालिकों के खिलाफ मजदूरों ने आंदोलन किया, तो गांधी जी ने अम्बालाल साराभाई का साथ ना दे करके वो मजदूरों का साथ दिए। और अम्बालाल साराभाई की सगी बहन थी, सगी बहन का नाम था अनुसुईयाबेन। तो अनुसुईयाबेन इस समय, अनुसुईयाबेन जो कि अम्बालाल साराभाई की सगी बहन थी, उन्होंने इस आंदोलन में अम्बालाल साराभाई का साथ ना दे करके गांधी जी का साथ दिया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था? तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे उनका नाम है अनुसुईयाबेन। तो ये ऑप्शन इसका जो थर्ड है वो सही होगा, सी ऑप्शन सही है। तो 18 का थर्ड हो जाएगा, अनुसुईयाबेन। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आ चुका है, अखिल भारतीय नेता के रूप में गांधी जी की सबसे पहली पहचान किस आंदोलन के दौरान बनी थी? राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी की पहचान किस आंदोलन में हुई थी?
तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर की पहचान तभी बन पाएगी जब उस कद का विचार भी होगा, उस लेवल तक का आंदोलन भी होगा। तो चंपारण जो सत्याग्रह था ये राष्ट्रीय स्तर का नहीं था, ये तो स्थानीय स्तर का था। चंपारण किसानों की समस्या थी और चंपारण एक जिला है, तो उससे गांधी जी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किल था। तो इसमें राष्ट्रीय स्तर की पहचान नहीं बनी। खेड़ा में भी वही हाल है, क्योंकि खेड़ा किसानों का मैटर था, एक स्थानीय स्तर का आंदोलन था। तो इसमें भी गांधी जी की अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल पर इनकी पहचान नहीं बनी थी। भारत जोड़ो आंदोलन, ये तो सबसे बड़ी पहचान इनको मिली थी, रौलट एक्ट। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि पहली पहचान किस आंदोलन के द्वारा मिली है। तो पहली पहचान जो गांधी जी को मिली थी वो रौलट एक्ट के सत्याग्रह के समय मिली थी, रौलट एक्ट के सत्याग्रह में मिली थी। क्योंकि रौलट एक्ट जो है 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर सिडनी रौलट। सर सिडनी रौलट थे और ये बड़ा खतरनाक एक्ट था। इसमें कहा गया था कि जब चाहो जब तक चाहो किसी को जेल में बंद कर दो और वह व्यक्ति ना तो वकील कर पाए, ना तो अपील कर पाए, ना तो दलील दे पाए। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जुबान को बंद करने का प्रयास किया गया था। अब व्यक्ति की जो आज़ादी थी उसको कुचलने का प्रयास किया गया था और राष्ट्रवादी क्रांतिवादी विचारधारा को दफनाने का प्रयास था। कठोर कानून था, इसीलिए भारत के लोगों ने रौलट एक्ट को काला कानून कहा था। काला कानून कह करके इसकी आलोचना की थी, इसकी आलोचना की गई थी काला कानून कह करके। अगर ये कानून भारत में लागू हो जाता तो हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो परेशान हो सकते थे। तो इसलिए इसमें इस कानून के खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को पहली बार राजनीतिक हड़ताल कर दी थी। पहली बार राजनीतिक हड़ताल जो गांधी जी ने किया था वो किस एक्ट के विरोध में किया था? रौलट एक्ट के विरोध में किया था। तो इनकी जो पहली पहचान अखिल भारतीय स्तर पर हुई है वो रौलट एक्ट के द्वारा हुई। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित में से किसे ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील वाला कानून कहा गया था? तो मैंने अभी बताया था कि रौलट एक्ट जब लाया गया था 1919 में, तो इसमें यह कह दिया गया था कि जब चाहो जब तक चाहो जेल में बंद कर दो और वह व्यक्ति ना तो कोई अपील कर पाएगा, ना वकील कर पाएगा, ना दलील दे पाएगा। तो ना कोई दलील, ना कोई अपील, ना कोई मतलब दलील वाला कानून कहा गया है। तो आप बता दीजिएगा। रौलट एक्ट है, रौलट एक्ट होगा ये 1919 में होगा, तो 20 का सेकंड होगा। तो अभी आज के लिए मैंने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में रखा था और अगला जो क्वेश्चन होगा हम आगे लेकर के आएंगे और आशा करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेशन आपको पसंद आएगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।